हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रियात्मक समीकरण को। उसमें हमने रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने देखा, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को देखा। उसमें रंग में परिवर्तन हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ, है ना, गैस का उत्सर्जन हुआ। यहां तक हमने सीख लिया था। आज जो हम लोग सीखेंगे वो है रासायनिक समीकरण। क्या है रासायनिक समीकरण? तो आइए देखते हैं, लिखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम लोग जानते हैं। ये जो रासायनिक समीकरण है ना, तो आपको कुछ बातें बता दें जो कि एनसीईआरटी में बताया गया है कि सोचिए, जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो वैज्ञानिकों के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी। वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करवाते होंगे, लेकिन उस टाइम कोई सूत्र की जानकारी उनको नहीं थी। वो लोग क्या करते थे, जो रिएक्शन हो रहा है उसको लिखते थे, इसको इसके साथ ऐसे करवाया तो ये बना। जैसे कि आज से 20 साल पहले चले जाएं तो क्या था, लैंडलाइन फोन था, उससे बातें हुआ करता था। फिर क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने उसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद जो है हैंडसेट मोबाइल आया, फिर एंड्रॉइड मोबाइल आया, लोगों को सिर्फ बात होता था, फिर वीडियो कॉल हुआ। मतलब जिंदगी को आसान करते चला गया। मोबाइल जो है अपडेट होते चला गया। इसी तरह केमिस्ट्री के दुनिया में की अगर बात करें, केमिकल रिएक्शन की दुनिया की अगर बात करें, रासायनिक समीकरण की बात करें, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जो अभिक्रियाएं होती थी तो वो जो है लिखा जाता था, लिखने का अभ्यास। तो जो हमने देखा था पिछले लेक्चर में, क्या देखा था कि मैग्नीशियम के रिबन को जो है हवा में उसको रेगमाल से साफ किए, फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाए, उसका दहन किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, है ना। तो ये जो घटनाएं हुई उसको लिखने का प्रयास किया। तो एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, ये सभी बातें को आप लिखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप में करके समझाते चलूंगा। यहाँ पे आप समझना है। देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूं, आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी देखिए मैं समझा रहा हूं, उसको समझते चलना है। जब हम मैग्नीशियम के रिबन का दहन किए थे, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जब आप पढ़ने बैठते हैं हमारे साथ तो कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। जो एग्जाम में आपको लिखने का अभ्यास होना चाहिए। तब यह क्या होता है, मैग्नीशियम, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। तो यहां पे आपने क्या देखा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये जो रासायनिक समीकरण का हमने एग्जाम्पल आपको बताया था, उस समीकरण को हमने लिखा। लिखने में कितनी समय का बर्बाद हुआ, इतना लंबा लिखना पड़ा, है ना। तो फिर हमने इसको क्या किया, ये बड़ी बातें को लिखने के लिए एक छोटी बातें में जो है इसको परिवर्तित कर दिया। वो जो छोटी बातें हैं, उस बातें का क्या नाम है, उस बात का नाम है, आइए देखते हैं। इतनी लंबी बातें लिखने में कितना समय बर्बाद हुआ, हमें समय बचाना है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया होगा, इसको शब्द समीकरण के रूप में लिखा होगा। तो इसको क्या किया, शब्द समीकरण, स्टेप बाय स्टेप जो है ना रिसर्च होते गया होगा। शब्द समीकरण
पहले लिखा जाता होगा, फिर इसको जो है सप्त समीकरण के रूप में देखिए कैसे लिखेंगे। सप्त समीकरण रूप में उन्होंने बोला इसको लिखो, लिखने का प्रयास करो, है ना। तो इतनी बातें को लिखने के लिए इतना समय बर्बाद होता है। अब देखिए यहाँ पे सब समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, एकदम आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। देखिए सब समीकरण में ये लिखेंगे मैग्नीशियम, तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम, किसका दहन हुआ, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन का दहन होगा, किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम का दहन ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनेगा तो आप सभी जानते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। अब यही जो बातें हैं ना, ये लिखने में आप देखिए इतने लंबे लिखने का प्रयास हमने किया, इतने लंबे लिखने में कितना समय लगा, यही बात को, इसी बात को इतने छोटे से बात में लिख दिया। ये जो बातें हैं इसे कहते हैं सब समीकरण के रूप में लिखा। सब समीकरण के रूप में कितना छोटा हो गया, है ना। तो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम के रिबन की मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे सब समीकरण के रूप में लिख दिए, क्या लिख दिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, हो गया, कहानी खत्म हो गया। तो फिर इसको जो है ना और सरल सूक्ष्म रूप में हमने कर दिया परिवर्तित। अब यहाँ पे देख रहे हो आप सब समीकरण के रूप में लिखा, और इसको और हमने सरल किया। क्या किया कि इसकी जो है ना इस सब समीकरण को हमने क्या किया, रासायनिक समीकरण के रूप में जो है आगे जाकर के प्रयास किया लिखने का। यानी ये जो सब समीकरण है ये रासायनिक, ये सब समीकरण को रासायनिक समीकरण रूप में लिखो। ये जो सब समीकरण है इसको क्या करेंगे, अब रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। जैसे कि यहां पे आपने क्या देखा है, मैग्नीशियम इतनी लंबी लिखने पड़ता है, टाइम का बर्बादी है, इसको हम बहुत छोटे टाइम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे मैग्नीशियम। यहां ऑक्सीजन आप देख रहे हो, इसको क्या कर लिख देंगे, O2 लिख देंगे। क्या बनेगा, आप सभी जानते हैं MgO का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, MgO का। इसी तरह हाइड्रोजन गैस यानी H2 का अभिक्रिया क्लोरीन से होता है तो बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कितना आसान हो गया ना। फिर देखिए यही हाइड्रोजन गैस का अभिक्रिया आप ऑक्सीजन से करा देते हो तो बनता है H2O, जल का निर्माण हो जाता है। इसी तरह आप जानते हो कि आयरन का अभिक्रिया जब जल से करवाएंगे क्या बनेगा, Fe3O4, फेरस फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा, H2 गैस का निर्माण हो जाएगा। तो अब आप यहां पे समझिए ये लिखना कितना मुश्किल था, मुश्किल नहीं था, समय की बर्बादी, बहुत लंबा लिखना पड़ता था। फिर इसको हमने सरल रूप में लिखा, सब समीकरण के रूप में लिखा। सरल समीकरण के रूप में कितना ही आसान हो गया। इससे भी आसान हमने रासायनिक समीकरण के रूप में लिख करके इसको कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक कमियां थी, है ना, यहाँ पे ये पूर्ण नहीं था, यहाँ पे कुछ कमियां थी। किसमें कमियां थी, रासायनिक समीकरण में। रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कमियां ये थी कि मैग्नीशियम यहाँ पे एक था, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है। यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन भी एक है। भैया यहाँ पे आप देख रहे हो ना, अंतर दिख रहा है। ये जो अंतर दिख रहा है ना आपको, यानी हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक। यहाँ आयरन एक था, यहाँ आयरन 3 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 2 था, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया। ये आपको कुछ दिख रहा होगा। ये जो दिख रहा है ना, यानी आप क्या देख रहे हो, ये प्रायः क्या है, संतुलित नहीं है। दोनों साइड के द्रव्यमान जो हैं वो क्या है, असंतुलित है, संतुलित नहीं है। अगर संतुलित नहीं है तो इनका जो
आप देख रहे हो ना, रूप क्या हो जाएगा, ये प्राय कहलाएंगे। इनको हम लोग क्या कहेंगे, अगर ये संतुलित नहीं है तो प्राय ये ढांचा रासायनिक समीकरण है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ढांचा रासायनिक समीकरण। इन सभी समीकरण को क्या कहते हैं हम, ढांचा रासायनिक समीकरण। यानी आपको बता दें, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादकों को संतुलित नहीं किया गया हो। ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों को क्या नहीं किया गया हो, संतुलित नहीं किया गया हो। अगर नहीं किया गया हो तो ये क्या हो जाएंगे, ढांचा रासायनिक समीकरण। चलिए इसको हम लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं एकदम आसान भाषा में। क्या लिख देते हैं, सॉरी, ढांचा आपसे पूछ देगा ढांचा रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण, ढांचा रासायनिक समीकरण। अब इस ढांचा रासायनिक समीकरण को हम सभी क्या करते हैं, आइए जानते हैं क्या होता है। ऐसी, साथ में लिखते चलिए, ऐसी रासायनिक समीकरण, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों को संतुलित नहीं किया गया, संतुलित नहीं किया गया हो। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों को संतुलित नहीं किया गया हो, ऐसे रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, ढांचा रासायनिक समीकरण। याद रखिएगा, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादकों को संतुलित नहीं किया गया हो। तो यहां पे आप देखिए, अभिकारकों उत्पादकों को क्या नहीं किया गया है, संतुलित नहीं किया गया है। तो हम सभी समझदार हैं, तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो इसे हम क्या कह देंगे, ये ढांचा रासायनिक समीकरण है, क्योंकि अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों का द्रव्यमान बराबर नहीं है। उत्पादों का द्रव्यमान और अभिकारकों का द्रव्यमान दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व को, संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो है ये ढांचा रासायनिक समीकरण है, तो हम क्यों इस ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, है ना, यानी ये ढांचा रासायनिक समीकरण है। तो हम सभी जान गए, क्योंकि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं है। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, तो आइए हम समझाते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं। परिभाषा लिख लिख के समझाएंगे, एग्जाम्पल दे दे के समझाएंगे, आप समझते चलिए। देखिए यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिख देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। भैया संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। इससे पहले जो आप जितना समीकरण देखे हैं वो क्या था, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहां पर एक बहुत बड़ा बात है, उस बात को जानिए। हम लिखते हैं, समझते चलिए।
यहां पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है ना, और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसीलिए आपको ढांचा रासायनिक समीकरण को और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए, द्रव्यमान, हम क्या पढ़ रहे हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व को। तो महत्व क्यों है, महत्व का राज यहां छुपा है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, क्या नियम के अनुसार, देखिए लिखते भी चलिए, किसी भी रासायनिक, किसी भी रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है, विनाश। अर्थात क्या होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, बराबर होता है। समझ गए? यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, तो जरूरी होता है। समझ गए? और यहाँ पे कुछ बातें को आपको क्या करना है, समझना जरूरी है। आइए समझते हैं, आगे बहुत सारी कुछ बातें हैं, उस इंपॉर्टेंट बातें को हम लोग समझते हैं, उस महत्व को हम लोग जानते हैं। देखिए यहां पर जो है आपको कुछ कुछ समीकरण लिख करके हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ये दोनों अभिक्रियाएं करेगी तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, है ना। तो यहां पे क्या ध्यान देना है कि हमारे किताब में, एनसीईआरटी की किताब में इसको बॉक्स बना करके लिखा हुआ है, इसको
बॉक्स बना करके लिखा हुआ है, इसकी कुछ द्रव्यमान संरक्षण नियम के सिद्धांत का कुछ एक सीमा है, उस सीमा को समझाते हैं। देखिए, ये बॉक्स बना करके हमारे एनसीईआरटी किताब में समझाया है। यानी जब हम मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये तो सभी जानते हैं। यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन अगर आपको यहां पर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत को लगाना है तो एक बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर आप द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार अगर इस समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में बदलेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पे अगर मैग्नीशियम 1 है तो यहां भी 1 होना चाहिए, यहां ऑक्सीजन 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए। लेकिन ये चीज आपको देखने को नहीं मिल रहा है यहां पे, यानी ये असंतुलित है। तो संतुलित करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप सभी जानते हो, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहां अगर मैग्नीशियम 1 है तो 1 ठीक है, ऑक्सीजन 2 है तो फटाक से यहां पे आप 2 लगा दो। अब क्या हो गया, मैग्नीशियम यहां 2 हो गया, ऑक्सीजन तो ठीक है, मैग्नीशियम बिगड़ गया तो यहां 2 लगा दो, है ना। लेकिन ये बॉक्स का क्या नियम है, ये बॉक्स क्यों हम बनाए हैं? ये बॉक्स इसलिए बनाए हैं कि अगर आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो यहां पर जो अभिकारक है और उत्पाद जो बना है उसके सूत्र में कोई छेड़खानी आपको नहीं करना है। सूत्र में कोई भी, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जो है मान के चलो 1 है तो यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको जो करना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाना है तो भैया इस बॉक्स के बाहर कीजिए, रासायनिक समीकरण के बाहर कीजिए, कंपाउंड के बाहर कीजिए, इसके साथ कोई छेड़खानी आपको नहीं करना है, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसलिए बॉक्स लगा करके समझाया है। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। चलिए कुछ समीकरण का अभ्यास हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए एक और उदाहरण, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, क्या बनता है हम सभी जानते हैं, H2O बनता है, H2O बनता है। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, यह हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यह हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब क्या करोगे, तो यहां पे बॉक्स बना लोगे, ये समझाने के लिए है, ठीक है। अब जब समझ जाओगे तो बॉक्स नहीं बनाओगे चलेगा। अब एनसीईआरटी किताब में दिया है तो आपको समझना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि बॉक्स बना करके ही दिया है। अब क्या करोगे, यहां देखिए, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, क्लियर है। यहां पे क्या है, हाइड्रोजन 2 है, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है ना, तो पहले यहाँ पे 2 लगा दो। जब 2 लगाते हो तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया ना, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2, अब यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 गुने ऑक्सीजन 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया 4, 2 और 2 दोनों जुड़ के कितना हो गए, 2 2 जुड़ के कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप 2 लगा दोगे। तो यहाँ पे देखो ये 2 गुने 2 कितने हो गए, तो 4 हो गए। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है समीकरण क्या हो गया, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार ये अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पादित तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या हो गए, बराबर हो गए, समीकरण क्या हो गए, संतुलित हो गए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपने समझा। चलिए एक समीकरण का और लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं सोडियम है, उसको हम क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं, क्या बनता है, NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl। अब इसको बॉक्स बना देते हैं, इसको क्या करते हैं, बॉक्स बना दिए। अब बॉक्स बना दिए, अब यहां पे इसको हम देखेंगे, सोडियम 1 सोडियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, असंतुलित है। अगर 1 है तो यहां 2 लगा दो, क्योंकि यहां 2 है, यहां पे Cl2 कितना है, 2 है। अब यहां पे सोडियम 2 हो गया, यहां लगा दो। अब अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पादक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर हो गया, यानी ये समीकरण क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस बातें को समझा। अगर समझा तो कुछ एक और महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, एक और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम अभी समझाते हैं, देखिए। और इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जिसको हम लोग आइए देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बातें ये है, जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, सूत्र को बनाते हैं, यहाँ पे कुछ बातें का ध्यान देना जरूरी है। क्या, तो अभिकारक तत्व जो हम लेते हैं ना, और उत्पाद जो हम लेते हैं, मतलब अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं, उसकी क्या होती है, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्थाओं के संकेत
लिखना जो है ना बहुत जरूरी होता है कि आप कोई भी है ना अभिकारक लेते हैं उसकी भौतिक अवस्था क्या थी उसको लिखना जरूरी होता है। जैसे मैं बता दूं, हम सभी जो अभिकारक तत्वों लेते हैं ना उसकी भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था क्या होती है, जैसे गैस के रूप में लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन लिए, ठीक है, तो गैस रूप में लिए उसे हम लोग जी लिखते हैं। उसी तरह अगर हम द्रव में लेते हैं, जैसे जल H2O का अभिक्रिया करवाते हैं, है ना, H2O का अभिक्रिया करवाते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए L लिखते हैं। ठोस रूप में लेते हैं, अभिकारक को ठोस रूप में लेते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, आगे सॉलिड, या उत्पाद अगर ठोस रूप में बना तो भी सॉलिड लिखेंगे। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जल में घोल के रूप में लेते हैं, जल में विलय अवस्था में लेते हैं, जल में घोल के रूप में, है ना, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एक्वस फॉर्म में लिखते हैं। जल में घोल के रूप में लेते हैं उसके लिए क्या लिखते हैं, एक्वस, है ना। तो आपको बता दें यहां पे देखिए, गैस के लिए जी लिखते हैं, द्रव के लिए लिक्विड लिखते हैं, ठोस के लिए सॉलिड लेते हैं, जल में घोल के रूप में रहता है उसके लिए एक्वस लेते हैं। यहां तक आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अब आपको हम कुछ उदाहरण से समझा दें, यहां तक आपने समझा, तो आइए इसको हम उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे आयरन हम लेते हैं, क्या लेते हैं, आयरन Fe। तो Fe जो हम लिए हैं इसका भौतिक अवस्था क्या, कुछ भौतिक अवस्था होगा, जैसे हमने अभी देखा था आयरन का H2O से अभिक्रिया करवाया तो क्या बना था, फेरस फेरिक ऑक्साइड बना था, यानी Fe3O4 बना था, और क्या बना था, हाइड्रोजन बना था, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, अब ये जो आयरन हमने लिया था ना, ये आयरन, इसकी भौतिक अवस्थाएं क्या थी इसको समझना है। तो ये जो लिया था हमने तो सॉलिड रूप में लिया था। उसी तरह जल जो H2O जो लिया था आयरन का, जब हम H2O से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ गैस फॉर्म में होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर पानी को बॉयल करेंगे, अगर बर्फ में है तो भी H2O है, गैस में है तो भी H2O है, और लिक्विड फॉर्म में है, द्रव में है तो भी H2O है। तो ये गैस, इसकी भौतिक अवस्था क्या थी, गैस थी। इसी तरह ये जो उत्पाद बना ना Fe3O4, ये इसका जो है भौतिक अवस्था जो था सॉलिड रूप में मुझे प्राप्त हुआ, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रूप में प्राप्त हुआ। यहाँ पे जो आप देखे हैं ना, ये भौतिक अवस्था को दर्शाना बहुत ही जरूरी होता है। तो भौतिक जो भी आप लेते हैं, है ना, अभिकारक उत्पाद, तो अभिकारक का भौतिक अवस्था को दर्शाना जरूरी है। गैस के लिए G लिखना जरूरी है, द्रव के लिए L लिखना जरूरी है, ठोस के लिए S लिखना जरूरी है। अगर आप एक्वस सोल्यूशन में लेते हो तो उसके लिए एक्वस लिखना जरूरी है, जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI, पोटेशियम आयोडाइड को लेते हैं, दोनों एक्वस फॉर्म में लेते हैं, दोनों को किस रूप फॉर्म में लेते हैं, एक्वस फॉर्म में लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं, ठीक है। तो ये भौतिक अवस्था दर्शाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कुछ और बातें हैं, आइए आपको हम समझाते हैं। यहां पर कुछ और बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको हम लिख देते हैं आपको। ये तो हो गया, आप देखें भौतिक अवस्था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है जो यहां पे लिख के आपको हम समझा दें। आइए देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कभी 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 अभिक्रिया की परिस्थितियां, अभिक्रिया की परिस्थितियां, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि ताप की बात करें, दाब की बात करें, उत्प्रेरक 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 आदि को भी तीर के निशान के ऊपर
या नीचे दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे क्या होता है, दर्शाया जाता है। जैसे कि आपको हम कुछ एग्जांपल लेके समझा दें। जैसे आप सभी जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यानी जब अनसफिशिएंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनसफिशिएंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ना, अनसफिशिएंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब किसी भी कार्बनिक पदार्थ का दहन होता है, किसी भी पदार्थ का दहन होता है, वहां पे जो क्या बनेगा, CO का निर्माण होता है। अनसफिशिएंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब किसी भी कार्बनिक पदार्थ का दहन होता है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये जो आप लिए हैं तो आप सभी जानते हैं कार्बन मोनो CO है, ये गैस फॉर्म में है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन क्या है तो आप सभी जानते हैं गैस फॉर्म में है। इस दोनों की जो अभिक्रियाएं होगी ना, इन दोनों की जो अभिक्रिया होगी ये वायुमंडलीय दाब होना चाहिए यहाँ पर, यानी 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM। मतलब अब पहाड़ पे कोई अभिक्रिया हो रहा है, कहीं बर्फीले जगह पे हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्या है, वो डिपेंड करता है उस अभिक्रिया को करवाने के लिए। अब कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया हो जाता है, कोई अभिक्रिया कमरे के ताप पे हो जाता है ना, तो क्या होता है कि हम उसको जल में डुबा के रखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके लिए वो सही है, न्यूट्रल रहने के लिए। तो एटमॉस्फेरिक का भी क्या होता है, बहुत बड़ा जो है रोल होता है किसी भी अभिक्रिया को करवाने के लिए। अगर रोल होता है ना तो उसको तीर के निशान के ऊपर नीचे लिखना होता है। जैसे COH2O का अभिक्रिया होता है, इससे क्या बनता है तो हम सभी जानते हैं, इससे बनता है CH3OH, मिथेनॉल का निर्माण होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये इसके लिए एटमॉस्फेरिक का जो है होना जरूरी है, और इसको हम लोग ने क्या किया, तीर के निशान के ऊपर लिख दिया कि भैया ये अभिक्रिया करवाने के लिए 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, अब एक अभिक्रिया और हमारे एनसीईआरटी में दिया है, आइए समझते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है यानी 6CO2 अगर हम लेते हैं, और ये क्या होता है प्लांट्स के अंदर होता है ना, और ये लिक्विड होगा। ठीक है, ये भी क्या होता है 12H2O होता है। और ये दोनों अभिक्रियाएं जब होगी ना, इसके लिए आपको क्या बोला मैंने, क्या बोला, कभी कभी अभिक्रिया परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि भी तीर के निशान से, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होगा ना ये उत्प्रेरक के कारण होगा। किसके कारण होगा, उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक कौन होगा अभी हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ताप दाब की बात हम करें तो ये 6CO2 + 12H2O की बात है। तो ये होता है सूर्य का प्रकाश जब भी क्लोरोफिल को मिलेगा तो क्या करेगा, ये जल का अपघटन कर देगा, ऑक्सीजन को तोड़ देगा, हाइड्रोजन को ले जाकर के CO2 के साथ अभिक्रिया करवा करके एक नया उत्पाद का निर्माण कर देगा। उस उत्पाद का नाम है C6H12O6। इसका भौतिक अवस्था क्या होगी, विलय अवस्था में होगा। समझ गए। और आपको बता दें यहां पर विलय अवस्था में होगा, और ये जो विलय अवस्था में होगा साथ में क्या होगा, तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन का निर्माण होगा और यहाँ पर H2O का निर्माण होगा। यही H2O जो है ना लिक्विड गैस, ये क्या होता है, मतलब ये H2O वाष्पोत्सर्जित गैस नहीं होता है, ये क्या होता है, ये वाष्पोत्सर्जित क्रिया में जो है पेड़ पौधे इसको निकाल देते हैं, प्लांट से बाहर निकाल देते हैं। ये ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, श्वास में ले लेते हैं। और इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, ये गैस अवस्था में होता है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया करवाने के लिए प्रायः सूर्य का प्रकाश मिला, क्लोरोफिल क्या हो गया, क्लोरोफिल जो है उत्प्रेरक की तरह काम किया, सूर्य का प्रकाश उत्प्रेरक की तरह काम किया, और क्लोरोफिल ये जब ही इसको मिला फटाक से जल को तोड़ दिया, जल का अपघटन किया, और ये हाइड्रोजन जाकर के CO2 का अपचयन किया और C6H12O6 का निर्माण कर दिया। और यही तो करवाना था, है ना।
तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो हम आपको एक बार दिखा दें आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो रासायनिक समीकरण को हमने देखा, उसको लिखने का प्रयास किया, फिर उसको सब समीकरण के रूप में लिखा, संक्षिप्त किया, फिर उसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख करके और उसको छोटा कर दिया। फिर ढांचा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं था, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादकों को संतुलित नहीं किया गया हो। फिर यहाँ पे आपने संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व को देखा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है, तो इसी तरह इसको संतुलित करके भी हमने देखा। फिर ये समीकरण हम प्रायः संतुलित करते हैं या जो करते हैं समीकरण लिखते हैं, उसमें जो अभिकारक होता है तो उसकी भौतिक अवस्थाओं को या उत्पाद होता है उसके संकेतों को लिखना जरूरी होता है। जब ये लिखते हैं तो कुछ कुछ भौतिक परिस्थितियां होती है उसको भी दर्शाना जरूरी होता है। जैसे हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो ताप दाब उत्प्रेरक की जरूरत होती है, उस उत्प्रेरक ताप दाब को हम लोग तीर के निशान को ऊपर नीचे लिख के दर्शाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को बारे में देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो उस प्रकार में से पहला जो प्रकार है संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको मैंने अच्छे से समझा पाया होगा। अगर समझा पाया होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर हो सके तो शेयर भी करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।